को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है माइक्रो फाइनेंस। और जैसा कि नाम में आता है माइक्रो, मतलब ये छोटे लोन होते हैं और बोरोवर के पास जब पैसा आ जाता है तो वह उन्हें उन गतिविधियों में लगाता है जिससे उसकी आय हो सकती है, धीरे धीरे लोन रीपे करता है, अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाता है और देश के निर्माण में भी योगदान देता है। और अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो हमने देखा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लोगों के बैंक के खाते खुले और फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की गई। कितनी प्रगति हुई है अब तक, आइए कार्यक्रम के पहले भाग में चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। स्वागत करना चाहेंगे श्री रमेश बिधूड़ी जी का। नमस्कार रमेश जी, आप भाजपा के सांसद हैं। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर नवनीत शर्मा का, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, आपका भी स्वागत है। रमेश जी, आपसे शुरू करेंगे। अब तक क्या प्रगति हुई है अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो? फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो इससे पहले भी सरकारें काम करती रही थी और कहती रही थी हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन इस देश के अंदर 125 करोड़ की आबादी में 20% लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की बात तो बहुत दूर तक थी, उन तक वो चीज़ें पहुंच ही नहीं पाती थी, उनको जानकारियाँ नहीं पहुंचती थी। वो समझते थे हम इस चीज़ से बहुत दूर है, हमारे मुकद्दर के अंदर, किस्मत के अंदर ये चीज़ फैसिलिटीज लेनी है, जो नीचे तबके के लोग थे। इस बारी प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं लागू की हैं, प्रधानमंत्री योजना के नाम से लागू की हैं, उनके माध्यम से माइक्रो लेवल पर पहले भी जो हम इन्वेस्टमेंट करते थे तो बैंकों के पास लोन लेने के लोगों को सोचना पड़ता था। मुद्रा बैंक स्टार्ट किया है, 3 प्रकार के लोन दिए, उसमें 50,000 का लोन है, 5,000 का लोन है, 10,000 का लोन है, 10 लाख का लोन है। अब उस मुद्रा बैंक के माध्यम से जो अलग से ही स्पेशल, उसमें सिडबी को भी भागीदार बनाया गया उसके माध्यम से, और लोन देने की जो व्यवस्था की गई है कि उस गरीब आदमी को जिसका बच्चा 11वीं 12वीं में पढ़ना छोड़ दिया कुछ, लेकिन वो उसके अंदर स्किल है, कोई काम करना चाहता है, छोटे से छोटा काम करना चाहता है, तो उसको कोई किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी प्रूफ देना है, उसको किसी भी प्रकार की जमानत की जरूरत नहीं है। और बैंकों को बाध्य किया गया टारगेट बनाकर कि किस बैंक ने कितने हजार करोड़ रुपए दिए। इसके लिए अब ये जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग थे, इनको सेटल करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए चाहिए एनुअली। इस बार सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल से यहाँ पर फंड रखा है, और उस 20,000 करोड़ रुपए के फंड को निश्चित रूप से गरीब तबके तक पहुंच जाए तो बैंकों को स्पेसिफिक टारगेट दिया है। बैंक ये ना फॉर्मेलिटी पूरी कर दें, हमारे पास तो लेने नहीं आए। बैंक क्या है कि देखते थे मेरा पैसा रिकवर होगा नहीं होगा, तो वो बहाने बना देते, हमारे पास तो लेने ही नहीं आया, हमने तो बड़ी कोशिश की थी। अब बैंक ये बहाना नहीं मार सकते। अब बैंकों को कहा गया तुमने घर जाकर लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से इतना पैसा देना ही पड़ेगा जाकर। जी, तो हर बैंक को बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था। फाइनेंशियल ईयर 15-16 का जब बजट पेश कर रहे थे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, उन्होंने मुद्रा बैंक का जिक्र किया, 20,000 करोड़ का कॉर्पस बनाया। लेकिन नवनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक, पहले वो भी माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य करते थे। अब जब मुद्रा बैंक की कल्पना की गई, इससे किस तरह का लाभ होगा और क्या शक्ति है माइक्रो फाइनेंस की? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जो चाइनीज़ प्रोवर्ब है, गिव अ मैन अ फिश ही विल ईट इट वंस एंड टीच हिम हाउ टू फिश एंड ही कैन फीड हिमसेल्फ फॉर लाइफ टाइम, वहाँ से शुरुआत में करना चाहूँगा। जो शक्ति है इस पूरी योजना की, वो है माइक्रो क्रेडिट दे कर के इंसान को एक आमदनी का एक जरिया देना, वो शक्ति है इस पूरी योजना की। अब दूसरी जो आपने प्रश्न पूछा है कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चाहे बैंक्स हों चाहे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हों, वो हमारे भारतवर्ष में हमेशा से रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का फोकस मुद्रा बैंक लेकर आएगा माइक्रो फाइनेंस को, वो फोकस आज तक मिसिंग था। जो फोकस न तो सिडबी अभी तक, क्योंकि सिडबी का एक स्पेसिफिक मैंडेट है, नाबार्ड का अपना एक मैंडेट है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं चाहे वो सरकारी बैंक्स हों चाहे प्राइवेट बैंक्स हों, उनका अपना अपना फोकस है। तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को फोकस में लेकर आना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा मुद्रा बैंक के जरिए से ये सरकार कर रही है। तो रमेश जी, अब इसमें अगला कदम क्या होगा? क्योंकि हमने देखा है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बिल भी है और अब मुद्रा को आज तो सिडबी के अंतर्गत है, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा इसको अलग से कानून बनाया जाएगा। तो अब क्या प्रयास है सरकार का? प्रयास इसमें यही है, कानून बनाने का तात्पर्य इसलिए आया है कि जैसे अभी कहा है, डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि इस योजना को आम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य है। जी। पहले इसका लाभ जो बैंक लोन, ऐसा नहीं है पहले देते नहीं थे, गरीबों को थे, लेकिन उसका लाभ केवल 4% लोग उठा पाते थे। एनजीओज के माध्यम से ये लोन दिए जाते थे, और एनजीओज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थाएं काम करती थी, वो कैसा करती थी, कितना करती थी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो
एमपी को बुलाया, एमएलए को बुलाया, फोटो खिंचवाया, हमने 1 साल में इतना काम कर दिया, इतने गरीब बच्चों को पढ़ा दिया और रस्म अदायगी हो गई। अब ये स्थिति पैदा नहीं होगी। अब वो जो केवल 4% लोगों तक योजना पहुंचती थी, गरीब लोगों तक, इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाकर, कानून बनाकर और स्पेसिफिक इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग, मैं बता रहा हूं 20% के करीब देश में आज भी हैं, 25% लोग हैं, उन लोगों तक एक स्पेसिफिक काम किसी को दिया जाएगा तो उनके टारगेट देने के बाद उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी, तो उसी वर्ग तक वो लोग जाएंगे, गरीब आदमी तक, कि जो छोटा काम करना चाहता है, छोटा तबका काम करना। छोटे काम कैसे, जैसे परचून की दुकान खोलनी है, वेजिटेबल वेंडर, किस तरह के लोग ऋण ले रहे हैं मुद्रा में? परचूने की दुकान भी खोलनी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, महिपालपुर में कैंप लगा, हमने कहा तुम तो ऑटो चलाते हो तो 50,000 रुपए क्या करोगे? उसने कहा मैं ऑटो चलाता हूं, मैंने मेरी बहन की शादी में 20,000 रुपए कर्जा लिया था किसी से, 10 रुपए सैकड़ा के आधार पर, मुझे 50,000 मिल गए, मैं सबसे पहले तो उसके 20,000 रुपए लौटा दूंगा जी, और अपने ऑटो को और मॉडिफाइड करूंगा जी, उसमें काम कराने के बाद। उसके अनुसार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका पढ़ने में मन नहीं होता, साइकिल का रिपेयरिंग का काम सीख लिया, गरीब लोग भेज देते हैं सिखाने के लिए, कोई IIT से ट्रेनिंग नहीं लेते, वो लोग सीख जाते हैं, वो साइकिल की दुकान खोलेगा, कोई स्टोव बनाने की दुकान खोलेगा, कोई मोटरसाइकिल में पंचर लगाने की दुकान खोलेगा। इस प्रकार के काम गांव के, गली के, मोहल्ले पर वो अपना काम कर सके, उनके फादर्स की कैपेसिटी नहीं हो 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सके। तो क्या यहां पर यह समझना जरूरी है डॉक्टर नवनीत कि अगर मुद्रा योजना के अंतर्गत मैं ऋण लेता हूं तो ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में ही जाए, मेरी अपनी कंजम्पशन के लिए ना जाए? मेरे ख्याल से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि एक्सेस टू क्रेडिट तो एक बात है कि आपके पास ये एक जरिया बना, सरकार ने एक सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि आदमी को ऋण मिले, लेकिन आई थिंक उसको ऋण के साथ हमें ये भी देखना हुआ कि उसे कौशल भी मिले, उसे वो क्षमता भी मिले कि वो बाज़ार तक अपनी पहुंच बना पाए, क्योंकि भारतवर्ष एक, आप जैसा आप सभी जानते हैं, बहुत ही विशाल और डाइवर्स एक देश है। इतने डाइवर्सिटी के अंदर किस तरह से एक आदमी जो पहले से गरीब है उसे वास्तविक और हकीकत रूप से वो अपनी गरीबी रेखा को क्रॉस करेगा, उसके लिए ये तीनों का सम्मिश्रण होना नितांत आवश्यक है, जिसमें एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू स्किल एंड एक्सेस टू मार्केट, ये तीनों चीज़ें सरकार ने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, आप देखेंगे कि सरकार बहुत प्रभावी तौर पे ये कम कर पा रही है। तो क्रेडिट तो दिया जा रहा है रमेश जी, अगर हम एक्सेस टू मार्केट की बात करें तो क्या बाजार बन पाया है माइक्रो फाइनेंस का? देखो, सोच में बता रहा हूँ, इसमें ये माइक्रो फाइनेंस लेवल पे जो मुद्रा बैंक से लोन दिया जाएगा, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति को अपना नया क्रिएशन करेगा, काम करेगा, वो उसमें फेल भी हो सकता है, इसमें कुछ रिकवरी कम भी हो सकती है। उसके लिए भी सरकार ने स्पेसिफिक रूप से 3,000 को, जो आपने एक शब्द यूज किया अभी कि कुछ लोगों की स्किल है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए वो नया काम शुरू करेंगे, अपना स्वाभिमान के रूप में अपना काम शुरू करेंगे। किसी बेचारे का नहीं चल पाया, वो टाइम पे अगर लोन को नहीं दे पाया तो वो कोलैप्स ना हो जाए, उसके लिए 3,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने स्पेशल से अलग से प्रावधान रखा हुआ इस बात को लेकर कि अगर उस बैंक का पैसा कम रह जाए तो 3,000 करोड़ पे गवर्नमेंट ही उसको हेल्प करेगी इस बात को लेकर, कहीं ना कहीं रिकवरी कम रह जाती है कुछ बात को लेकर। तो जो स्किल है किसी भी बच्चे की, मैंने जैसे कहा, प्राइवेट दुकानों पर, प्राइवेट मोटर गैराज के अंदर, प्राइवेट कंपनियों के अंदर लोग काम सीख जाते हैं। अब वो सीखते हैं तो पढ़ नहीं पाते, पैसे नहीं है फाइनेंशियल, अब वो उस पैसे से जो 50,000 रुपए लोन मिलेगा मुद्रा बैंक के माध्यम से, उससे वो अपना काम शुरू कर सकता है। उसके घर की कैपेसिटी नहीं है तो उसकी स्किल भी डेवलप हो गई है, वो अपनी मजबूती के साथ में अच्छा काम करेगा और अपने घर पार को चला सकता है, और वो बाजार से निश्चित रूप से जुड़ेगा, रॉ मटेरियल लाने के लिए छोटा काम करेगा जी। बिल्कुल सही, ये उसका लाभ। और मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा का वैसे लिटरल मीनिंग पैसा भी है, और ये एक्रोनिम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी का। तो अगर बिजनेस मॉडल देखें इस योजना का, तो क्या सरकार खुद लोन देगी या फिर जो एनजीओ, जैसा रमेश जी ने कहा, जो कार्य कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस में, या एनबीएफसी, उनके थ्रू रूट करेगी? नहीं, मुद्रा मेरे ख्याल से सीधे तौर पे बाजार में लोन्स नहीं देगी। मुद्रा का कार्य करने का प्रणाली जो सरकार ने अभी तक अनाउंस किया है, वो दूसरे संस्थाओं के माध्यम से वो लोन्स देंगे। इसका मतलब ये, दे विल बी फाइनेंसर ऑफ द फाइनेंसर्स, उस तरह से वो काम करेंगे। उसके ज़रिए से वो स्टेट लेवल में, जैसे जो लोकल लेवल पे मदद कर सकते हैं अलग अलग तरह की संस्थाएं, मेरे ख्याल से अभी तक जो जानकारियां उपलब्ध हैं उनके अनुसार वो सभी प्रकार की एजेंसीज़ के साथ कोलैबोरेट करने के लिए वो प्रयासरत हैं। और उससे बैंक्स हैं, नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और एनजीओज भी हैं, लोकल लेवल पे जो एजेंसीज सपोर्ट कर सकती हैं। जैसे मैंने कहा, भारत एक बहुत ही विशाल और डाइवर्स देश है, उसमें आपको सभी तरह के एक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी इस मूवमेंट को सफल बनाने के लिए। जी बिल्कुल सही। और माइक्रो फाइनेंस एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट टूल है,
और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो योजनाएं हैं, जैसा रमेश जी ने कहा, शिशु योजना, किशोर और तरुण योजना, आइए जाने उनके बारे में। लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत की गई है। गुड इवनिंग इंडिया। आज हम कार्यक्रम में फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ श्री रमेश बिदूरी हैं, भाजपा के सांसद, और साथ ही डॉक्टर नवनीत शर्मा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। रमेश जी, जैसा कि हमने इस कैप्सूल में जाना, मुद्रा योजना के बारे में थोड़ा बताइए। अगर ऋण मिलता है किसी को तो क्या उसे कोई कोलैटरल देना होगा, और रीपेमेंट शेड्यूल कैसा है, कितना इंटरेस्ट लगेगा उस ऋण पर? देखो, एक गरीब आदमी को इंटरेस्ट तो ना के बराबर है, 9.5% से लेकर इंटरेस्ट शुरू होता है, केवल 9-9.5% से लेकर एनुअल। कभी कभी गांव के लोग समझते नहीं है, वो बेचारे जब किसी साहूकार से पैसा लेने जाते हैं 2000, तो उसको 100 रुपए पे ब्याज लेना पड़ता है, तो वो परसेंट ऐसा समझते हैं कि 9% का मतलब है 100 रुपए पे 9 रुपए। ऐसा नहीं है, एनुअल ये इंटरेस्ट होता है जो इसका लेते हुए कुछ लोग, गांवों के लोग, हमारे यहाँ 70% कृषि प्रधान देश कहा गया, तो कृषि और मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके बेनिफिशियल्स के लिए एक साल में 9% मात्र इसकी इंस्टॉलमेंट है। 9% से 7% इंटरेस्ट इस पर लगेगा। जितना पैसा वो जमा करा देंगे उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। पहले क्या होता था, ये फाइनेंस कंपनियां जो लोन देती थी, वो अगर तुम्हारी इंस्टॉलमेंट टूट गई या पूरे पैसे पर एक इकट्ठा ब्याज लगा लेते एक साल के लिए। अब 50,000 लोन लिया आपने, पहले में 2,000 रुपए दे दिए, तो अगली बार आपको 48,000 रुपए ब्याज लगेगा केवल। तो ये पैसा लौटाना भी चाहिए, और लोग लौटाते भी हैं, क्योंकि उसका एक एग्जाम्पल है कि जनधन योजना में जो पहले खाते खुले थे, जब जनधन योजना में पहले साल में खाते खुले तो जीरो बैलेंस पर खाते खुले 30,000 करोड़, 8,000 करोड़ के करीब। आज उन सभी, उसमें से टोटल जो 30,000 करोड़ खाते हैं, उसमें से 23,000 करोड़ खातों चल रहे हैं, उनमें पैसे लोगों ने जमा करा दिए। जनता, ऐसा नहीं है लोग बेईमान हैं, लोग, गरीब आदमी ईमानदार भी है बेचारा, तो इस लोन को वो लौटाएगा भी निश्चित रूप से। और उनकी ये ड्यूटी भी बन जाती है कि सरकार ने तुम्हें बगैर किसी भाग दौड़ के और घर बैठे तुम्हारी स्किल को डेवलप करने के लिए, व्यवसाय को बढ़ाने, छोटा दुकानदार है, बड़ी दुकान करेगा, वो तरुण ऋण योजना के तहत अपना लोन लेकर 5 लाख तक का लोन ले सकता है जी, वो 10 लाख तक का लोन ले सकता है। तो उसको रिकवरी की भी है, और उसको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जितनी पैसा वो जमा करा देगा उस पर ब्याज नहीं लगेगा, जो बैंक में बचेगा उस कारण उसी पर ब्याज लगेगा। तो बिल्कुल, क्योंकि गरीबी से लड़ने के लिए ये साधन है। एक गरीब व्यक्ति के लिए आपको लगता है डॉक्टर नवनीत कि इजी एक्सेस ज्यादा जरूरी है बनिस्बत चीपर एक्सेस के? इसमें 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो इजी एक्सेस तो बिना किसी शक के है ही ज़रूरी। गरीब आदमी ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता, उसकी कोई पहुँच नहीं होती, ज़्यादा फॉर्म्स नहीं भर सकता, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता, इसलिए आसान बनाना तो लाजमी है, जो इस कार्यक्रम के तहत हुआ है। दूसरी चीज़ जो इसके, अगर आप देखें, इसकी हिस्ट्री आप देखें, जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव भारतवर्ष में आपको दिखा है, वो इंटरेस्ट रेट की जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसे मैं कहना चाहूँगा, वो बहुत बड़ा कारण रहा है, जिसकी वजह से बहुत नकारात्मक प्रभाव कुछ खास हिस्सों में देखने को मिला है। जैसा माननीय सांसद महोदय ने अभी कहा कि इस बारे में इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, ये भरोसा देना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत छोटा सा ब्याज है जो आपकी पेमेंट कैपेबिलिटी के बहुत बहुत अंदर है, इसके माध्यम से। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको मैं पुनः कहना चाहूँगा, जो माननीय सांसद महोदय ने अभी कहा कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा, तो सरकार ने 3,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम उसके अंदर एक सेपरेट रखी है, जिसका आसान भाषा में मतलब ये है कि अगर फेल हो गए तो कोई गुंडे, कोई बदमाश आपके पास रिकवरी के लिए नहीं होगा, कोई कोअर्सिव मेजर उसमें नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर इस पूरे कार्यक्रम का है। पर थोड़ा बताइए, क्योंकि आप तो स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ से हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, कॉम्पिटिशन इश्यूज क्या हैं इसमें? क्योंकि मोटे तौर पे 3 प्लेयर हैं। एक हम देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक के साथ माइक्रो फाइनेंस मैनेज करता है, एक जैसा सांसद महोदय ने कहा एनजीओ डिसबर्स करती है आगे लोन, और एक हो गई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तीनों में कॉम्पिटिशन इश्यूज हैं कि कस्टमर को राहत मिले। प्रतिस्पर्धा के बजाय मेरे ख्याल से आज जो महत्वपूर्ण इशू है वो है इस पूरे बाज़ार को, अगर मैं थोड़ा सा उस तरह से इसे कह पाऊँ, उस बाज़ार को विकसित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। क्योंकि जैसा आपने कहा, NBFCs हैं, NGOs हैं एंड नॉन बैंकिंग MFIs हैं। इन तीनों के ऊपर अलग अलग तरीके का रेगुलेशन आज लगता है। एक खास हिस्सा है जिसको RBI रेगुलेट करता है, एक खास हिस्सा है जो शायद बिल्कुल ही अनरेगुलेटेड है, एक खास हिस्सा है जिसको
पार्टली रेगुलेट किया जा रहा है। इसका प्रभाव क्या होता है बाजार पे? उसका प्रभाव ये है कि एक खास किस्म के प्लेयर को कुछ खास सुविधाएं इन टर्म्स ऑफ किस तरह के प्रोडक्ट्स वो मार्केट में ला सकता है, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है और कहाँ से अपने खुद के सर्वाइवल के लिए पैसा ले सकता है, जैसे इक्विटी मार्केट जी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने की, वो क्षमताएं अलग अलग हो जाती है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन रेगुलेशन। तो इसमें वो जो MFI बिल है वो सहायक हो सकता है, और मुद्रा बिल की भी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल सहायक हो सकता है। मेरे ख्याल से सरकार की जो योजना सोच इस विषय में हो सकती है वो ये हो सकती है कि इस पूरे बाजार को एक यूनिफॉर्म अप्रोच के साथ विकसित किया जाए, जिसमें विकसित होने के साथ जब सभी लोग एट पार होंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री, ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, और जो चुनौती है, जो प्राथमिकता है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्रेडिट टू एक्सेस की मिले, वो पूरी हो पाएगी। बिल्कुल सही। 20,000 करोड़ का तो प्रावधान है और साथ ही 3,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी भी है, लेकिन प्रधानमंत्री अक्सर रमेश जी जैम वर्ड का जिक्र करते हैं, J जनधन, A आधार और M मोबाइल। जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप किस तरह से रोल देखते हैं टेक्नोलॉजी का? इसमें मेन जो ध्येय है प्रधानमंत्री जी की, जो सोच है, थॉट है, वो है उस गरीब वर्ग की तरफ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, अंत्योदय योजना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा उस उपेक्षित, वंचित, पीड़ित व्यक्ति को उसका हक और अधिकार मिलना चाहिए। उन लोगों के, उन महान लोगों के सपने को पूरा करने का कि 68 साल की आज़ादी में आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, 68 साल की आज़ादी में आज भी पिता को ये सेटिस्फेक्शन नहीं है मजदूर को कि बड़ा होकर मेरा बेटा क्या करे, उसका भविष्य क्या है। 68 साल की आज़ादी के बाद भी देश के अंदर आज भी गरीब आदमी अपने आप को अनसिक्योर फील करता है। तो उन्होंने जो जन की बात की है, जनधन की बात की है, जैम की जो आधार की बात की और मोबाइल की बात की है, टेक्नोलॉजी की बात की है, उसमें बात करने का कारण ये कि जो बिचौलिए हैं बीच में, जो गरीब आदमी तक उसकी फैसिलिटीज को पहुंचाने तक बीच में दलाल और बिचौलिए खा जाते थे, इन तीनों चीजों से वो चीज चली जाएगी। जनधन योजना से जन के अंदर बैंक में सीधा जनधन योजना से उसकी सब्सिडी आएगी, उसकी पेंशन आएगी, ओल्ड एज पेंशन आएगी, उसकी विडोज पेंशन आएगी, उसके खाते में आएगी, सब्सिडी आएगी गैस की, उसके खाते में आएगी, बिचौलिया गायब हो गया जी। नेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से देश के अंदर कौन सी कैसी योजना है, एप्स लोड करो और उसका हिंदी लोड करो, पढ़ लो। आजकल 7वीं 8वीं तक का बच्चा है, उसमें उसको उसकी जानकारी मिल जाए। ये प्रधानमंत्री जी की मानसिकता रही कि कोई व्यक्ति, किसी पहले वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मेरी योजना के बारे में मुझे वही जानकारी देगा। उसकी मानसिकता कैसी है? आज आप स्वयं मोबाइल हर घर, हर बच्चे के हाथ में, आज अपना मोबाइल खोलिए और सारी योजनाओं को पता करने के बाद अपना लाभ सीधा उठाइए। ये प्रधानमंत्री जी की मानसिकता है कि उन, जो मैंने कहा है ना, अभी इस देश के अंदर 70% आबादी है जो हैंड टू माउथ है, सुबह कमाकर लाते हैं, शाम को खाते हैं। 70% लोग ऐसे, जिनको मैं उन किसानों को भी लूंगा जो किसान काम करते हैं खेती के अंदर, वो बेचारा एक वर्ष में जितनी फसल पैदा करते हैं उसी को बेचकर शादी करते हैं, अगले वर्ष फिर इंतजार करते हैं फसल कैसी होगी। तो उस 70% लोगों, जो देश की आबादी है, उसको एक विश्वास पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री जी लेकर आए। तो जैसे चाहे बीमा की बात हो, पेंशन की बात हो, सेविंग्स की बात हो, जब माइक्रो फाइनेंस की बात होती है, इसके दायरे में सिर्फ एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है, और क्या आता है? इस पूरे मुहिम को सफल बनाने के लिए जो सरकार और प्रधानमंत्री जी पहले ही शुरुआत कर चुके हैं, एक तो कौशल योजना एक बहुत बड़े स्तर पर शुरू हुई है, और उसके साथ में एक्सेस टू मार्केट, जहाँ जहाँ पे आपने देखा होगा बहुत बड़े स्तर पे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को आसान बनाया गया है। उसका आसान भाषा में अर्थ ये है कि जहाँ जहाँ पे एक उद्यमी को बाज़ार में सर्वाइव करने के लिए, ऑपरेट करने में मुश्किलें आ रही हैं, आपने देखा कि पिछले 2 वर्ष में जो डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक एक रैंकिंग निकालता है, उसमें भारत ने बहुत तरक्की की है। वो तीनों की जो एक जुगत है, जिसे आप कह सकते हैं एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू स्किल एंड एक्सेस टू मार्केट, इन तीनों पे जो सरकार का एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन हुआ है, आप देखेंगे इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, जो परिणाम अब तक आए हैं, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं? आप मिले और उस व्यक्ति को ऋण मिला, फाइनेंशियल इंक्लूजन के चलते उसका खाता खुला और आज वो तरक्की कर रहा है, कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सक्षम है। देखो, इतनी जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है नहीं, लोग इसकी चुटकियां भी लेते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही, मैं इनसे हट के एक प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूँ। एक गरीब मजदूर वर्ग है, पैसे वाला व्यक्ति इंश्योरेंस करा लेगा, उसके पास पॉलिसी के लिए पैसे हैं। हैंड टू माउथ मजदूरी करने वाले व्यक्ति के पास तो इंश्योरेंस के लिए पैसे है नहीं। नौजवान है, मजदूरी करता है, घर में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं,
अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया, सुरक्षा बीमा योजना जो चलाई है, केवल 1 रुपए की 1 रुपए एक महीने में किस्त इंस्टॉलमेंट देनी है, 12 रुपए साल के देने हैं, और 2 लाख रुपए अगर अनफॉर्चुनेटली उस परिवार के साथ कोई घटना घट जाए गरीब के साथ, तो बैंक से 2 लाख रुपए का उसको भी इंश्योरेंस मिलेगा 1 सेकंड में जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो पेंशन मिल जाती है जब वो रिटायर होता है 60 साल की उम्र के बाद। जो आदमी फल बेचता है, मजदूरी करता है, सब्जी बेच रहा है, किसान है, प्राइवेट मजदूर है, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है वो किसी में, उसका 60 साल के बाद क्या होगा? प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझकर केवल 48 रुपए देने हैं 1 महीने के अंदर, और 48 से 248, अगर 48 रुपए महीने के एक जमा कराएगा 40 साल की उम्र होने के बाद, जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 60 साल का होने के बाद 1000 रुपए महीना उसके जीवन प्रांत तक उसको मिलेगा। और उसी को नहीं मिलेगा, उसके जो आश्रित, उसकी पत्नी अगर वो भी चले गए तो जब तक पत्नी जीवित रहेगी, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को होता है, वो मिलेगा। अगर वो 248 रुपए जमा कराएं 1 महीने में, और गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको जो पेंशन मिलती है उनका भी कहीं ना कहीं महीने में कुछ कटता है, कोई हाउस रेंट के नाम से कट रहा हो, पीएफ, जो भी कटते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट का भी रहा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट का भी कुछ पैसा बचता है। मजदूर भी अपने उसकी खून पसीने के पैसे में से 248 रुपए अगर 1 महीने के जमा कराएगा अपना जीवन ज्योति योजना के तहत, तो उस व्यक्ति को 60 साल की उम्र के बाद 5000 रुपए की पेंशन मिलेगी जब तक वो जीवित रहेगा 60 साल के बाद। तो उसका बुढ़ापा सुरक्षित हो गया निश्चित रूप से जी। तो जीवन जीते जीते रह के बच्चे की सुरक्षा बीमा योजना के, अटल पेंशन योजना के माध्यम से 60 साल के बाद भी उसको 5000 रुपए की पेंशन मिलेगी, वो योजना। तो इस प्रकार की जो योजना, जनधन योजना का जो आपने पहले बात कही थी, उससे करप्शन खत्म होगा और उस व्यक्ति की श्योरिटी होगी, मेरा हिस्सा मुझे मिलेगा। ये जो योजना है, फसल बीमा योजना में जिक्र करना नहीं चाहूंगा, अभी इकोनॉमी की बात कर रहे थे आप, लेकिन उसी प्रकार से फसल बीमा योजना है। किसान पहले फसल की, ऐसा नहीं है पहली सरकारों ने योजना नहीं चला रखी थी, चला रखी थी, पहले भी फसल बीमा योजना चलती थी, लेकिन किसकी चलती थी? जो किसान बैंक से लोन लेगा तो बैंक वाले उसका इंश्योरेंस करते थे, उनकी मजबूरी होती थी कि फसल मर गई तो मेरी इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर छोटे से छोटा किसान भी अपनी बीमा कराएगा फसल का जी, और कंपलसरी करना पड़ेगा। पहली जो प्रीमियम थी वो थी 12% से 15% तक, जितने की बीमा कराएगा उतनी 15% की प्रीमियम थी। अब प्रीमियम खरीफ और रबी की फसल पर 2% और 1.5% कर दी गई है। बाकी की जो प्रीमियम होगी वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार देगी। किसान को तो केवल जितने की वो बीमा कराएगा फसल का, उसका केवल 2% देना है, और 2% देने के लिए सरकार, बैंक जो कंपनियां हैं, ये इंश्योरेंस कंपनियां, वो बाध्य हैं कि उसके बीमा को करेंगी। पहले ऐसा नहीं था। तो रमेश जी, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि लाभ तो है, चाहे पेंशन योजना का, बीमा योजना का, जनधन योजना का, लेकिन रिस्पांस कैसा है? बीमा और खासतौर पे अगर पेंशन योजनाओं की बात करें, रिस्पांस कैसा है अब तक? देखो, रिस्पांस की बहुत से लोग टिप्पणियां करते हैं, इससे बड़ा रिस्पांस मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता। कि जब जनधन योजना खुली और जनधन योजना खुलने के बाद लोगों ने 18 करोड़ लोगों ने खाते खोले, तो 18 करोड़ लोगों में से 9 या 10 करोड़ लोगों के खातों में पैसा जमा कराया लोगों ने, 9-10 करोड़ ने तो कराया। आज टोटल वो 30 करोड़ खाते खुल गए देश के अंदर, 30 करोड़। और 30 करोड़ खाते खुलने के बाद उस 30 करोड़ में 23 करोड़ खाते ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूअस, जिनमें लोग पैसे जमा करा रहे हैं। वो जीरो बैलेंस नहीं है, जो उस टाइम में 12 करोड़ जीरो बैलेंस पे चल रहे थे, वो चालू होकर आज 23 करोड़ खाते चल रहे हैं। इससे बढ़िया रिस्पांस क्या होगा? देश की आबादी 125 करोड़ है, 30 करोड़ में से 23 करोड़ खाते चल रहे हैं। और जनधन योजना के अंदर एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? गरीब आदमी को घर में बीमार हो गया, घर में छोटा मोटा फंक्शन हो गया, 5000 रुपए का ओवरड्राफ्ट, जिसको अंग्रेजी भाषा में, शहरी भाषा में कहते हैं, अगर आपके खाते में पैसे नहीं भी और खाता आपका चला रहे हैं तो आपको 5000 रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट देगा। लेकिन चलते चलते डॉक्टर नवनीत, अगर हम इकोनॉमिक डेवलप्ड नेशंस भी देखें तो, क्योंकि भारत अब उस आर्थिक शक्ति बनने की सपना देख रहा है, तो ये हमें पेंशन सोसाइटी बनना पड़ेगा, इंश्योर्ड सोसाइटी बनना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि हम भी अब सजग हो रहे हैं नागरिक होने के नाते, कि हम समझें ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये हमारे ही हक में है? ये मैं माननीय सांसद महोदय की बात को थोड़ा सा आसान भाषा में इस तरह से कहना चाहूँगा। एक अंग्रेजी का एक्सप्रेशन होता है जिग्सॉ पजल। यस, ये अलग अलग जो हिस्से आपने जो अभी अभी जिसका जिक्र किया, कि एक पेंशन है, एक सुरक्षा है, एक जननी योजना है, फसल की बीमा योजना है, ये जिग्सॉ पजल के अलग अलग हिस्से हैं। अगर आप इन तमाम हिस्सों को एक साथ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारतवर्ष के अंदर चाहे आम आदमी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उन सब के लिए एक इकोसिस्टम का विकास यहाँ पे हो रहा है।
और इस इकोसिस्टम का जो दूरगामी परिणाम आपने जो कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जीडीपी फिगर्स में, और सबसे ज़्यादा जीडीपी तो एक आंकड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन की जो हमारी क्षमता है, आप उसके अंदर एक भारी बदलाव अगले कुछ आने वाले वर्षों में देख पाएंगे। जी, तो इकोनॉमिक इकोसिस्टम जो डेवलप हो रहा है इन तमाम योजनाओं के चलते, उम्मीद करते हैं कि उसका लाभ जन जन तक बहुत जल्द पहुंचेगा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए रमेश बिदुरी जी आपका, डॉक्टर नवनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।